नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग एज में आपका स्वागत है। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं वोकैबुलरी के कुछ बहुत ही जरूरी वर्ड्स का एक गहरा विश्लेषण, एक तरह का वन शॉट मैराथन। जी, जिसे आप ट्रिक के साथ याद करेंगे और हमारा वादा है आप कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सभी वर्ड्स एसएससी जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सही कहा। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह से किसी के चरित्र का एक्सरे है। आज हम इन शब्दों की परतों को खोलकर समझेंगे। तो चलिए इसी पड़ताल को शुरू करते हैं। पहला शब्द है एब्रिज। इसका मतलब है छोटा करना। और इसका लिंक दिया है ए ब्रिज, माने ए ब्रिज। अच्छा, जैसे एक पुल रास्ते को छोटा कर देता है। ये तो काफी सीधा और मतलब विजुअल है। ये एक अच्छा स्टार्टर है, बहुत आसानी से समझ आता है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि सबसे अच्छे स्मृति सहायक, वो जो मेमोनिक्स होते हैं, वो वही होते हैं जो सीधे आपके दिमाग में एक तस्वीर बना दे। सही बात है। और जब हम इसके विलोम स्ट्रेच के बारे में सोचते हैं, मतलब खींचना, तो वो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एक तरफ पुल है जो छोटा कर रहा है, दूसरी तरफ कोई चीज है जिसे खींचकर लंबा किया जा रहा है। ठीक है, ये तो आसान था। अगला शब्द है गेल। गेल मतलब तूफान, और इसका लिंक ये आपको पसंद आएगा, क्रिकेटर क्रिस गेल। ओह वाह, ये तो एकदम सटीक है। वो मैदान पर तूफान ही तो ला देते। हाँ, तो ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो मतलब कभी ना भूलने वाला लिंक बन गया। ये व्यक्तित्व से जुड़ा एक बेहतरीन उदाहरण है। ये शब्द की जो तीव्रता है ना, उसको पकड़ता है। गेल सिर्फ तेज हवा नहीं है। हाँ, इसके एक पर्यायवाची भी हैं, स्टॉर्म और हरिकेन। बिल्कुल, और इसका विलोम सोचिए, ब्रीज, मतलब हल्की सी मंद हवा। तो कहाँ क्रिस गेल का तूफान और कहाँ एक शांत हवा का झोंका। ये तो मौसम के दो बिल्कुल विपरीत अनुभव हो गए। अब आते एक बहुत ही गंभीर शब्द पर, एट्रोसिटी। अत्याचार। इसका लिंक है मेट्रो सिटी, यानी मेट्रो सिटी में अत्याचार। ये शायद बड़े शहरों के अंधेरे कोनों की तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है, लेकिन इस शब्द की असली भयावहता इसके पर्यायवाची शब्दों में छिपी है ना? हाँ, जैसे ब्रुटैलिटी और मैसेकर। एग्जैक्टली, मैसेकर मतलब नरसंहार। तो ये कोई छोटी मोटी हिंसा नहीं है, ये बहुत बड़े पैमाने पे की गई अमानवीयता है। और इसके विलोम काइंडनेस, प्लेजेंट्री, ये तो मानवीय व्यवहार के दो अलग अलग छोर ही दिखा देते हैं। सही कहा। चलिए कुछ हल्के फुल्के शब्द पर आते हैं। हाँ, अगला शब्द बड़ा दिलचस्प है, बैकेनालियन। बैकेनालियन, इसका मतलब शराबी, और इसका लिंक है अमिताभ बच्चन, शायद उनकी किसी फिल्म के किरदार से जोड़कर। अच्छा, ये तो बहुत ही मजेदार है। पर्यायवाची तो इसका सीधा होगा ड्रंकर्ड। हाँ, लेकिन जो बात सीखने वाली है वो है इसका विलोम, टी टोटलर। हाँ, ये शब्द जानना बहुत जरूरी है। टी टोटलर वो व्यक्ति होता है जो शराब को हाथ भी नहीं लगाता। तो ये शब्द की पूरी समझ देता है। बिल्कुल। अब पांचवा शब्द है लैसिट्यूड। लैसिट्यूड मतलब आलस्य, और स्रोत इसे जोड़ता है लस्सी पीने के बाद आने वाली सुस्ती से। अरे वाह, ये एक शानदार सांस्कृतिक लिंक है। ये तो सीधे अनुभव से जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, लस्सी पियो और फिर लगता है कि बस सो जाओ। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका विलोम है एनर्जी और एक्टिव। तो ये हमें बताता है कि लैसिट्यूड सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, मतलब ये एक मानसिक अवस्था भी है। हाँ, ऊर्जा की कमी की भावना, लेजीनेस से थोड़ा गहरा है ये शब्द। ठीक है, अब एक और शब्द देखते हैं, असॉल्ट, आक्रमण करना। अच्छा, इसका लिंक थोड़ा अजीब है, ऐसा सॉल्ट, मतलब ऐसा नमक जो शरीर पर आक्रमण जैसा लगे। ये थोड़ा खिंचा हुआ लग रहा है, मतलब एब्रिज वाले लिंक जितना सीधा नहीं है। वही तो, मुझे भी ये सबसे कमजोर लिंक में से एक लगा। क्या ऐसे अमूर्त लिंक भी काम करते हैं? देखिए, अक्सर ठोस और विजुअल लिंक ज्यादा असरदार होते हैं, जैसे क्रिस गेल वाला। लेकिन अगर कोई अजीब सा लिंक भी आपके दिमाग में अटक जाए, तो एक तरह से वो अपना काम तो कर ही रहा है। ये भी है। खैर, इसके पर्यायवाची हैं अटैक और इन्वेड। हाँ, और ये इसके अलग अलग पैमानों को दिखाते हैं। अटैक व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन इन्वेड ज्यादातर संगठित और बड़े पैमाने पर होता है। सही। अब अगला शब्द है स्क्वांडर, बर्बाद करना। खासकर समय या पैसा। हाँ, और इसका लिंक है सिकंदर से। ये थोड़ा दार्शनिक है कि उसने सब कुछ जीता और फिर सब खत्म हो गया। ये गहरा लिंक है, और इसके विलोम इसका अर्थ और साफ कर देते हैं। जैसे कि होर्ड और स्किम्प। हाँ, हॉर्ड मतलब जमाखोरी करना, और स्किम्प मतलब कंजूसी करना।
तो एक तरफ सब कुछ लुटा देना है और दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा बचाना। स्क्वांडर इन दोनों के बीच संतुलन की कमी को दिखाता है। वाह। अब एक शांत शब्द, ट्रैंक्विल। शांत। हाँ, लेकिन इसका लिंक मुझे फिर से थोड़ा सोचने पर मजबूर कर गया। ट्रेन में कुली। ट्रेन में कुली? वो तो शांत नहीं होता। वही तो, एक कुली का काम तो बहुत मेहनत और शोर शराबे से भरा होता है। ये शांत कैसे हुआ? आपकी बात सही है, ये लिंक पहली नजर में विरोधाभासी लगता है, लेकिन शायद यही इसकी खूबी है। मतलब? हो सकता है कि इसका गहरा मतलब ये हो कि कोई व्यक्ति बाहरी शोर और अराजकता के बावजूद अंदर से शांत है। एक कुली जो स्टेशन के कोलाहल के बीच भी अपना काम शांति और धीरज से कर रहा है। अच्छा, इस नजरिए से तो ट्रैंक्विल शब्द की शक्ति और बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये सिर्फ बाहरी शांति नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता की बात करता है। ये सोचने का एक नया नजरिया है। मतलब एक कमजोर लिंक भी एक गहरी चर्चा को जन्म दे सकता है। बिल्कुल। चलिए, अगला शब्द है एम्पल। एम्पल, प्रचुर मात्रा में। और इसका लिंक है टेम्पल। भारत में मंदिर प्रचुर मात्रा में। ये भी काफी सीधा है। हाँ, आसानी से याद होने वाला। इसके पर्यायवाची अबंडेंट, कोपियस भी यही भाव दिखाते हैं, पर इसका विलोम इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त इसके महत्व को और बढ़ा देता है। सही कहा, किसी चीज का होना या न होना इसी से तय होता है। 10वां शब्द है सिटाडेल, यानी किला। किला। इसका लिंक है सीताडेल। सीता प्लस डेल। सीताडेल, ये भी थोड़ा अजीब है ना? लेकिन जो बात दिलचस्प है वो है इसका विलोम हट यानी झोपड़ी। किला और झोपड़ी, ओ ये तो सिर्फ दो इमारतें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर शब्द सिर्फ अर्थ से आगे निकलकर एक सामाजिक टिप्पणी बन जाते हैं। सिटाडेल सुरक्षा, शक्ति और सत्ता का प्रतीक है। और हट सादगी, अस्थिरता का। बिल्कुल, ये दोनों शब्द दिखाते हैं कि भाषा कैसे हमारी सामाजिक संरचना के खाके को अपने अंदर समेटे हुए है। एक मजबूत किला और एक कच्ची झोपड़ी, ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं बल्कि समाज के दो अलग अलग छोर हैं। वाह, तो एक साधारण विलोम शब्द भी इतनी गहरी बात कह सकता है। चलिए, अब कुछ इंसानी व्यवहार पर आते हैं। शब्द है एवरिस। लालच। और इसका लिंक है वारिस से। जैसे उत्तराधिकारी अक्सर संपत्ति के लालची होते हैं। और यहाँ सबसे रोचक बात है इसका विलोम फिलैंथ्रोपी, परोपकार। हाँ, ये दिखाता है कि एवरेज सिर्फ चाहना नहीं बल्कि धन जमा करने का लालच है, जबकि परोपकार धन को बांटने का भाव है। तो ये जमा करने और बांटने की लड़ाई है। और लालच के लिए एक और शब्द है रेवनस। इसका लिंक रावण से है, जो हर चीज का लालची था। तो एवरेज और रेवनस में असली फर्क क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है और यही भाषा की सुंदरता दिखती है। जैसा हमने कहा, एवरेज खास तौर पर धन और संपत्ति को जमा करने का लालच है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर रेवनस का संबंध एक अतृप्त भूख से है, चाहे वो भोजन की हो या किसी और तीव्र इच्छा की। इसका विलोम है सैटिस्फाइड यानी संतुष्ट। अच्छा, तो एक लालच चीजों को इकट्ठा करने का है और दूसरा उन्हें निगल जाने का। अब साफ हो गया। बिल्कुल, एक तरफ कभी न भरने वाली भूख है, दूसरी तरफ पूर्ण तृप्ति। अब एक और नकारात्मक व्यवहार से जुड़ा शब्द है सैंक्टिमोनियस, यानी पाखंडी। हाँ, श्रोत इसे संत मुनि से जोड़ता है और कहता है कि कुछ संत मुनि पाखंडी होते हैं। ये लिंक थोड़ा विवादास्पद लग सकता है। हाँ, ये एक संवेदनशील लिंक है और एक तरह की सामाजिक टिप्पणी भी, लेकिन ये शब्द के सार को पकड़ता है। सैंक्टिमोनियस उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो बाहरी तौर पर बहुत पवित्र और नैतिक होने का दिखावा करता है, जबकि अंदर से वैसा होता नहीं है। बिल्कुल। और इसका विलोम है मॉडेस्ट यानी विनम्र। ये शब्द हमें सिखाता है कि असली पवित्रता दिखावे में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है। ठीक है, बहुत हो गई नकारात्मकता। चलिए कुछ सकारात्मक गुणों की बात करते हैं। शब्द है सगेशियस, बुद्धिमान। इसका लिंक बड़ा मजेदार है, साग खाने वाले लोग। ये एक घरेलू नुस्खे जैसा लिंक है, पर यह शब्द इंटेलिजेंट से ज्यादा गहरा है। सगेशियस होने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभव से आई गहरी समझ। हाँ, और दूरदर्शिता। ये वो बुद्धिमानी है जो सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि विवेक से आती है। और जब कोई इतना बुद्धिमान हो तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। अगला शब्द है एक्सटोल, तारीफ करना। एक्स्ट्रा टॉल लोग जिनकी अक्सर तारीफ होती है।
प्रेज इसका पर्यायवाची है, लेकिन एक्सटॉल में खासियत है। ये सिर्फ तारीफ करना नहीं है, ये किसी की खुलकर जोर शोर से और सार्वजनिक रूप से बढ़ाई करना है। अच्छा, मतलब एक सक्रिय और ऊर्जा से भरा हुआ शब्द है ये। हाँ, और इसका विलोम है क्रिटिसाइज, यानी आलोचना करना। चलिए अब आते हैं मेहनत पर। यहाँ भी सूची में 2 शब्द हैं मेहनती के लिए, असिडुअस और डिलिजेंट। ये दिलचस्प है। असिडियस का लिंक है एस यानी गधा और डिलिजेंट का लिंक है दिल्ली के एजेंट। सवाल यह है कि भाषा को एक ही मतलब के लिए 2 अलग-अलग शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का सार है। ये दिखाता है कि संस्कृति सिर्फ मेहनत को नहीं, बल्कि मेहनत करने के तरीके को भी महत्व देती है। अच्छा, कैसे? असिडियस उस गधे की तरह है जो बिना रुके लगातार लगा रहता है। ये अथक परिश्रम की तस्वीर है। और डिलिजेंट? डिलिजेंट यानी दिल्ली का एजेंट उस मेहनत की बात करता है जिसमें सावधानी, कर्तव्य निष्ठा और जिम्मेदारी भी शामिल हो। तो एक है अथक मेहनत और दूसरी है सचेत मेहनत। वाह, ये छोटा सा फर्क दिखाता है कि भाषा कितनी सूक्ष्म हो सकती है। बिल्कुल। अब हमारे पास कुछ ही शब्द बचे हैं। एक है शिमर, टिमटिमाना। हाँ, और इसका लिंक बड़ा काव्यात्मक है, शी मर, मतलब वो मर गई और तारा बनकर टिमटिमाने लगी। ये एक कहानी है और कहानियां हमें हमेशा याद रहती हैं। ट्विंकल इसका पर्यायवाची है, लेकिन शिमर में एक नरम और कांपती हुई रोशनी का एहसास है, जैसे पानी की सतह पर या रेशम पर पड़ती हुई रोशनी। तेज चमकने बल्कि एक कोमल आभा। हाँ, और इसका विलोम है डलनेस यानी नीरसता। बहुत खूबसूरत। अगला है कैलामिटी, आपदा। संकट। लिंक है काली मिट्टी, जैसे किसी आपदा के बाद सब कुछ तबाह होकर काली मिट्टी में मिल जाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली और गंभीर कल्पना है। इसका पर्यायवाची कैटास्ट्रोफी दिखाता है कि ये कोई छोटी मोटी मुश्किल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी विनाशकारी घटना है। और इसका विलोम? हैप्पीनेस। हाँ, खुशी। ये हमें याद दिलाता है कि कैलामिटी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये सुख चैन के संपूर्ण विनाश की स्थिति है। और हमारा 20वां और आखिरी शब्द सपल, लचीला। लिंक है चप्पल से जो लचीली होती है। ये भी काफी सीधा है। हाँ, फ्लेक्सिबल इसका पर्यायवाची है और रिजिड यानी कठोर इसका विलोम। और ये न केवल शारीरिक लचीलेपन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि विचारों या योजनाओं के लचीलेपन के लिए भी। बिल्कुल। डिलीटेरियस इसका मतलब है नुकसानदायक, और इसे याद रखने का लिंक है डिलीट। ये कितना सही है। हाँ, एकदम सीधा कनेक्शन है। जैसे कंप्यूटर से कोई जरूरी फाइल अगर डिलीट हो जाए तो वो बहुत नुकसानदायक होता है। बिल्कुल, वो बहुत डिलीटेरियस होता है। तो इसका समानार्थक शब्द हुआ हार्मफुल। और विलोम? विलोम होगा हार्मलेस या बेनिफिशियल भी कह सकते हैं। अच्छा, अगला शब्द है आर्केन। आर्केन जिसका मतलब बताया गया है गुप्त या रहस्य। हाँ, और इसका लिंक भी बड़ा मजेदार है। अरे कान, जैसे कोई कान में आकर कोई गुप्त बात कह रहा हो। सही पकड़ा। ये कल्पना करने पर मजबूर करता है। जो बात मतलब सार्वजनिक नहीं है, वो रहस्य है। तो इसका समानार्थक हिडन या सीक्रेट होगा। हाँ, और विलोम यानी उल्टा होगा पब्लिकली या वेल नोन। ठीक है। तीसरा शब्द है एफिमोरल, एफिमेरल यानी क्षणिक। क्षणिक। इसका लिंक है अफीम। शायद अफीम का नशा क्षणिक होता है, थोड़ी देर में उतर जाता है। हाँ, यही इसका भाव है। जो चीज बहुत कम समय के लिए टिके, जैसे तितली का जीवन बहुत एफिमेरल होता है। अच्छा, तो इसका समानार्थक है टेम्पररी। बिल्कुल, और विलोम होगा परमानेंट। अब आता है एबीसीडेरियन। एबीसीडेरियन इसका मतलब है नौसिखिया। और इसका लिंक तो सबसे आसान है, ABCD। ये तो बहुत ही सटीक है। जो अभी ABCD सीख रहा है वो तो नौसिखिया ही होगा। हाँ, और ये दिखाता है कि कभी-कभी शब्द की बनावट में ही उसका अर्थ छिपा हो सकता है। तो इसका समानार्थक हुआ बिगिनर, बिगिनर या नोविस, और इसका विलोम है एक्सपर्ट। और इस खंड का आखिरी शब्द एब्डिकेट। एब्डिकेट यानी त्याग देना। पद त्याग देना। लिंक है अब दिक्कत। जब किसी राजा को राज करने में बहुत दिक्कत होने लगे तो वो अपना पद त्याग देता है। ये विश्लेषण सही है। दिक्कत से त्याग का जुड़ना इसे यादगार बनाता है। इसका समानार्थक गिव अप होगा। गिव अप या रिनाउंस भी कह सकते हैं। और विलोम होगा कंटिन्यू या रिटेन। चलिए अब अगले समूह पर चलते हैं। शब्द है एक्मे। एक्मे। एक्मे इसका मतलब है शिखर। और इसका लिंक दिया गया है
लक्मे। लक्मे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ब्रांड। हाँ, और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ब्रांड्स भी हमें शब्द सिखा सकते हैं। मतलब लक्मे खुद को ब्यूटी इंडस्ट्री के शिखर पर एक्मे पर मानता है। बिल्कुल। तो इसका समानार्थक हुआ एपेक्स या पीक। और विलोम? विलोम होगा बॉटम या नादिर। अच्छा, अगला शब्द है मैस्टिकेट। मैस्टिकेट मतलब चबाना। हाँ। लिंक है मस्ती एट, यानी मस्ती में खाया या चबाया। हाँ, इसे ऐसे भी देख सकते हैं, एट का मतलब खाना होता है, तो मस्ती से चबा चबा कर खाना। तो इसका समानार्थक चू है। हाँ, चू। और विलोम? विलोम होगा डिवावर, यानी निगल जाना। बिल्कुल, बिना चबाए निगल जाना। फिर है डायलेट। डायलेट यानी फैल जाना। इसका लिंक बड़ा मजेदार है। डायलेट, बालों में डाई लगाने में लेट हो गया तो डाई पूरे सिर में फैल गई। हाँ, ये एक मजेदार इमेज बनाता है दिमाग में। और ये सच भी है, जैसे आंखों की पुतलियां रोशनी में डायलेट करती हैं, फैल जाती हैं। हाँ, तो फैलने के लिए अंग्रेजी का एक और शब्द है एक्सपैंड, और इसका विलोम होगा रिड्यूस या कॉन्ट्रैक्ट, यानी सिकुड़ना। अब एक ऐसा शब्द जो हम अक्सर महसूस करते हैं, ग्रम्पी। ग्रम्पी चिड़चिड़ा। हाँ, चिड़चिड़ा। और लिंक है गरम पी। कोई गरम गरम चाय या कॉफी पी ले तो उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो सकता है। ये शायद कोई गर्म चीज पीने को कह रहा है और किसी का मन नहीं है तो वो ग्रम्पी हो गया। हाँ, ये भी हो सकता है। इसका समानार्थक सरली है और विलोम है चीयरफुल, यानी हंसमुख। और इस समूह का सबसे मजेदार शब्द बेलिकोस, या बेलिकोस, मतलब झगड़ालू। और लिंक है बिल्ली ग्लूकोज। कल्पना कीजिए कि एक बिल्ली ने ग्लूकोज पी लिया और उसमें इतनी एनर्जी आ गई कि वो सबसे लड़ने लगे। यस। ये निमोनिक्स की सबसे बड़ी ताकत है, एक कहानी बनाना। तो इसका समानार्थक है कोरलसम। हाँ, क्वारलसम। और विलोम है पैसिफिक, यानी शांति प्रिय। अच्छा, अब अगले शब्दों पर आते हैं जी। अगला शब्द है डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, जिसका मतलब है हानिकारक, डिलेटीरियस जैसा ही। और इसका लिंक है डॉक्ट्रीमेंटल। ये थोड़ा डार्क ह्यूमर है, लेकिन ये याद रखने में बहुत कारगर है कि अगर कोई डॉक्टर मेंटल हो जाए तो वो हानिकारक हो सकता है। इसका समानार्थक ऑब्नॉक्शियस दिया है। ऑब्नॉक्शियस या हार्मफुल, और विलोम होगा प्रॉफिटेबल या बेनिफिशियल। फिर आता है फ्लैम्बॉइंट। फ्लैम्बॉइंट यानी भड़कीला या दिखावटी। लिंक है फिल्म का बॉय भड़कीला है। फिल्मों के हीरो अक्सर भड़कीले कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल, जो बहुत दिखावा करे, बहुत शोई हो। तो शोई इसका समानार्थक हुआ। हाँ, और विलोम है मॉडरेट, यानी साधारण। अगला शब्द है मोडिकम। मोडिकम मतलब कम या थोड़ा। हाँ, बहुत थोड़ी मात्रा में। इसका लिंक दिया गया है मोदी कम। देखिए, ये एक राजनीतिक व्यंग्य की तरह लग सकता है, लेकिन शब्द याद करने के लिए ये भी एक प्रभावी तरीका हो सकता है। मतलब ये लिंक विवादास्पद हो सकता है पर यादगार है। सही कहा। तो इसका समानार्थक है लिटिल और विलोम है एम्पल, यानी प्रचुर मात्रा में। फिर है रैटल। रैटल यानी आवाज करना, खड़खड़ करना। और लिंक बहुत सीधा है। रैट की आवाज, चूहे अक्सर खड़खड़ की आवाज करते हैं। सीधा और सरल लिंक। इसका समानार्थक है साउंड या क्लैटर। और विलोम साइलेंट। हाँ, साइलेंट यानी शांत। और ये शब्द तो बहुत प्रासंगिक है, जेपर्डी। जेपर्डी जिसका मतलब है संकट या खतरा। लिंक है जियो ने सभी पे संकट बना दिया। ये टेलीकॉम इंडस्ट्री के उस दौर को दिखाता है जब जियो के आने से बाकी कंपनियों पर एक बड़ा संकट आ गया था। तो ये बताता है कि हाल की घटनाएं भी शब्द सीखने में मदद कर सकती हैं। बिल्कुल। समानार्थक है पेरिल या डेंजर, और विलोम है अश्योरेंस, यानी सुरक्षा। अब हम आखिरी 5 शब्दों पर आ गए हैं। थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब कंजूस या किफायती। हाँ, किफायती बेहतर शब्द है। लिंक है 350। 350 जो 350 रुपए भी बचाने की सोचे। जो सोच समझकर खर्च करे। तो इसका समानार्थक माइजर है। और विलोम है लैविश, यानी खर्चीला। हाँ, लैविश या स्पेंथ्रिफ्ट। अगला शब्द है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स यानी परस्पर विरोधी। विरोधाभास। इसका लिंक है पूरे डॉग। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं मानता हूं ये लिंक थोड़ा अमूर्त है। मतलब शायद इसका मतलब है कि एक ही चीज में दो विरोधी बातें होना। जैसे कोई कहे कि ये बयान सच होने के लिए बहुत ज्यादा झूठा है। अच्छा, ये एक पैराडॉक्स है। हाँ, तो इसका समानार्थक ऑपोजिट या कॉन्ट्रडिक्शन कह सकते हैं, और विलोम होगा यूजुअलनेस या नॉर्मैलिटी। ठीक है। फिर है टावरिंग। टावरिंग मतलब विशाल या बड़ा।
इसका लिंक तो बहुत सीधा है। हाँ, टावर बहुत बड़ा होता है। और जैसे हम कहते हैं अ टावरिंग पर्सनालिटी, यानी विशाल व्यक्तित्व। तो समानार्थक है वास्ट, वास्ट, जाइगैंटिक। और विलोम है टाइनी, यानी छोटा। अगला शब्द है टायरेड। टायरेड, जिसका अर्थ है कड़ी निंदा। एक लंबा गुस्से भरा भाषण। लिंक है टाई रेड कलर की। शायद किसी ने ऑफिस में लाल रंग की टाई पहनी और बॉस ने उसकी कड़ी निंदा की। हाँ, ये एक दृश्य बनाता है जो याद रखने में मदद करता है। इसका समानार्थक है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज या डिनंसिएशन। और विलोम है एप्राइज या प्रेज, यानी सराहना करना। और आज का हमारा आखिरी शब्द है डिटेंशन। डिटेंशन मतलब हिरासत या कैद। इसका लिंक है दे-टशन। हाँ, ये आज की भाषा का अच्छा इस्तेमाल है। शायद जिसने ज्यादा टशन या अकड़ दिखाई उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये लिंक एक गंभीर शब्द को हल्का बना देता है। बिल्कुल। इसका समानार्थक एप्रहेंशन या कस्टडी है। और विलोम फ्रीडम। हाँ, फ्रीडम। तो पेज, इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका मेरे दिमाग में आया। बताइए। राम का पेज, मतलब सोचिए अगर शांत स्वभाव के राम जी भी गुस्से में कोई पेज फाड़ दें तो कैसा हिंसक उपद्रव मच जाएगा। वाह, ये कल्पना तो बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि रैम्पेज कोई मामूली शोर शराबा नहीं होता। अच्छा। ये एक हिंसक, बेकाबू भीड़ या किसी एक व्यक्ति के उपद्रव को दिखाता है। इसका एक करीबी शब्द है अप्रोर। अप्रोर। हाँ, और जब ऐसी स्थिति को काबू में लाना हो तो उसका ठीक उल्टा होता है, किसी को पैसिफाई करना, यानी शांत करना। ठीक है। अब नियंत्रण से ही जुड़े दो और शब्द हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, सबसर्विएंट और सबमिसिव। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। दोनों का मतलब किसी के अधीन रहना या दबकर रहना जैसा लगता है। तो एक आम इंसान इन दोनों में फर्क कैसे करेगा? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि सारा सार इसी फर्क में छिपा है। देखिए, सबसर्विएंट एक व्यवहार है, एक क्रिया, एक एक्शन। हाँ, एक एक्शन। इसे याद रखने के लिए आपका जो लिंक है सब सर्वेंट, वो बहुत अच्छा है। अच्छा। मतलब नौकर की तरह व्यवहार करना, हमेशा जी हुजूरी में लगे रहना, ये एक तरह का सर्वाइल यानी चापलूस व्यवहार है। जरूरी नहीं कि व्यक्ति अंदर से भी वैसा ही हो। अच्छा, तो ये एक बाहरी दिखावा भी हो सकता है। तो फिर सबमिसिव क्या है? सबमिसिव एक भीतरी गुण है, एक स्वभाव है। आपका लिंक सब अपने मिस के दबाव में रहते हैं, इसे अच्छी तरह पकड़ता है। ये दब्बूपन है, स्वभाव से ही टकराव से बचना। ये मीकनेस यानी नम्रता जैसा है। तो एक बॉसी मैनेजर का असिस्टेंट सबसर्विएंट हो सकता है, लेकिन एक शांत स्वभाव का व्यक्ति भीड़ में स्वाभाविक रूप से सबमिसिव हो सकता है। वाह, मतलब एक बाहरी क्रिया है और दूसरा अंदरूनी स्वभाव। ये तो बहुत बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ ऐसी चीजों पर आते हैं जो या तो पुरानी पड़ चुकी हैं या फिर नकली हैं। ठीक है। पहला शब्द है ऑब्सोलीट। इसे याद रखने का तरीका तो बहुत सीधा है। अब शोले। हाँ, जैसे अब शोले फिल्म पुरानी हो गई है, यानी ऑब्सोलीट हो गई है। हाँ, और ये शब्द तकनीक की दुनिया में तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। हर साल नया फोन आते ही पुराना मॉडल आउट ऑफ डेट या ऑब्सोलीट हो जाता है। सही बात है। और इसका विलोम जाहिर है अप टू डेट होगा। और जो चीजें पुरानी नहीं पड़ती उन्हें कभी कभी जानबूझकर खराब कर दिया जाता है। इसके लिए शब्द है सैबोटाज। जैसे सब स्टेज जो बना है उसे तोड़ना है। हाँ, किसी के कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए स्टेज ही तोड़ देना। ये बिल्कुल सही है। सैबोटाज हमेशा जानबूझकर किया गया नुकसान होता है, जिसका मकसद किसी बड़े काम को विफल करना होता है। अच्छा। किसी मशीन को खराब करना, किसी प्लान को बिगाड़ना। इसका एक और शब्द है स्पॉइल, और इसका उल्टा है मेंटेनेंस, यानी रख रखाव। अब एक और दिलचस्प शब्द स्पूरियस, यानी नकली। लिंक है, इस पूरी कहानी का रस नकली है। हाँ। ये सिर्फ नकली नोटों या सामान के लिए नहीं है। इसका ज्यादा गहरा इस्तेमाल नकली तर्कों, स्पूरियस आर्ग्यूमेंट्स, या फिर नकली दवाओं, स्पूरियस ड्रग्स के लिए होता है। ओहो। यहाँ धोखा देने का इरादा साफ होता है। यह डुप्लीकेट से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह असली होने का दिखावा करता है। इसका विलोम है जेन्युइन। और जब कोई ऐसे स्पूरियस तर्क सुनता है तो इंसान का दिमाग परप्लेक्स हो ही जाता है, मतलब चकरा जाना। हाँ। ये शब्द सुनने में ही कॉम्प्लेक्स जैसा लगता है, और कॉम्प्लेक्स चीजें ही हमें अक्सर परप्लेक्स करती हैं। सही कनेक्शन है। परप्लेक्स होने का मतलब है पूरी तरह से चकित और कंफ्यूज हो जाना। इसका एक बहुत अच्छा पर्यायवाची है बैफल। बैफल। और जब ये उलझन सुलझ जाती है
तो हम कह सकते हैं कि मामला अनट्विस्ट हो गया। जब चीजें इतनी परप्लेक्सिंग या उलझी हुई होती हैं तो अक्सर भावनाएं बाहर आती हैं, कभी गुस्से में तो कभी हैरानी में। बिल्कुल। तो चलिए अब ऐसे ही कुछ भावनाओं से जुड़े शब्दों को देखते हैं, जिसकी शुरुआत होती है बिरेट से। बिरेट यानी डांटना फटकारना। हाँ, और इसे याद रखने के लिए सोचिए, बारात। बारात। हाँ, कल्पना कीजिए भरी बारात में कोई किसी को जोर जोर से डांट रहा है। वो कोई हल्की फुल्की डांट तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। बिरेट एक बहुत तीव्र, गुस्से वाली और लंबी डांट होती है। ये सिर्फ स्कोल्ड करने से कहीं ज्यादा गंभीर है। हाँ। और इसका ठीक उल्टा होगा किसी की प्रेज करना, यानी तारीफों के पुल बांधना। और तारीफ से भी एक कदम आगे है किसी को मिसमोराइज कर देना, मतलब सम्मोहित कर लेना। हाँ। इसका लिंक है मिस मैरी, जैसे मिस मैरी ने अपनी बातों से सबको सम्मोहित कर लिया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कहानी है। अच्छा। ये शब्द असल में 18वीं सदी के एक जर्मन डॉक्टर फ्रांज मेस्मर के नाम से आया है। वो एनिमल मैग्नेटिज्म के अपने सिद्धांतों से लोगों को एक तरह से ट्रांस में ले जाते थे। अरे वाह, ये तो सच में एक डीप डाइव है। हाँ, तो जब हम मेस्मराइज कहते हैं तो हम उस ऐतिहासिक, लगभग जादुई प्रभाव की बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब किसी को पूरी तरह से एंथ्रॉल कर लेना, मंत्र मुग्ध कर देना। बिल्कुल। और इसका उल्टा शायद किसी से घृणा करना। हाँ, इसका सटीक विलोम डिस्गस्ट होगा। जहां एक तरफ आप किसी की तरफ खींचे चले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप उससे दूर भागना चाहते हैं। समझ गया। अब दो शब्द जो व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। पहला है सोब्राइटी। सोब्राइटी मतलब गंभीरता या संयम। इसके लिए लिंक है सबरी, जिन्होंने बड़ी गंभीरता और संयम से राम का इंतजार किया था। ये इसका एक साहित्यिक अर्थ है, सीरियसनेस। लेकिन आम बोलचाल में सोब्राइटी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल नशे में न होने की स्थिति के लिए होता है। अच्छा, मतलब शराब न पीने की हालत। हाँ, जब कोई व्यक्ति शराब के प्रभाव में नहीं होता तो उसे सोबर कहते हैं। इस लिहाज से इसका विलोम होगा वाइल्डनेस, यानी अनियंत्रित व्यवहार। और अनियंत्रित व्यवहार से याद आया अगला शब्द, मर्क्यूरियल, यानी पल पल बदलने वाला। इसका लिंक है मर्क्यूरी यानी पारा, जो एक जगह टिकता नहीं है। कुछ लोगों का मूड भी पारे जैसा ही होता है। ये लिंक बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी जड़ और भी गहरी है। ये शब्द आया है रोमन देवता मर्क्यूरी से, जो देवताओं के दूत थे और बहुत तेजी से अपनी जगह और मन बदलते थे। अच्छा। इसलिए मर्क्यूरियल सिर्फ चेंजेबल नहीं है, बल्कि तेजी से और अप्रत्याशित रूप से बदलने वाला है। जैसे शेयर बाजार का व्यवहार बिल्कुल मर्क्यूरियल होता है। बिल्कुल। और इसका विलोम होगा स्टेबल, यानी स्थिर। ऐसे मर्क्यूरियल स्वभाव वाले लोगों से निपटना मुश्किल होता है, खासकर जब बात आलोचना की हो। और आलोचना के भी कितने रंग हैं। हाँ। हमारे पास 3 शब्द हैं, besmirch, decry और slander। अब सुनने में तो तीनों का मतलब बुराई करना ही लगता है, पर क्या ये एक ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो भाषा की खूबसूरती है ना? अच्छा। चलिए इन्हें एक एक करके खोलते हैं। बेसमर्च का मतलब है किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालना, उसे बदनाम करना। आपका लिंक 20 मिर्च अच्छा है, जैसे किसी की साफ छवि पर 20 मिर्च फेंक दी हो। इसका मकसद प्रतिष्ठा को डिफाइल करना है, यानी अपवित्र करना है। ठीक है, तो बिस्मर्च इज्जत पर हमला है। फिर डिक्राई क्या है? इसका लिंक है दिन में क्राई, यानी किसी चीज का विरोध करने के लिए सबके सामने रोना। हाँ, डिक्राई एक सार्वजनिक निंदा है। जब आप किसी नीति, फैसले या किसी कला की खुलेआम आलोचना करते हैं तो आप उसे डिक्राई कर रहे हैं। तो ये पब्लिक में होता है? हाँ, ये एक तरह का पब्लिक क्रिटिसाइज है। ये किसी व्यक्ति के बजाय किसी विचार या एक्शन के खिलाफ ज्यादा होता है। और तीसरा स्लैंडर। इसका लिंक है सिलेंडर, जैसे लोग गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों की आलोचना कर रहे हैं। वो याद रखने के लिए अच्छा है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि स्लैंडर सिर्फ आलोचना नहीं है। तो क्या है? ये एक कानूनी अपराध भी हो सकता है। स्लैंडर का मतलब है किसी के बारे में झूठी बातें बोलकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। अच्छा, झूठी बातें। हाँ, अगर सिलेंडर के दाम सच में बढ़े हैं तो उसकी आलोचना करना स्लैंडर नहीं है, वो तो एक ओपिनियन है। लेकिन अगर आप अपने पड़ोसी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाते हैं तो वो स्लैंडर है। समझ गया। तो स्लैंडर में झूठ का होना और प्रतिष्ठा को नुकसान होना, ये 2 चीजें जरूरी हैं। ये जानना तो बहुत जरूरी था। और जब आलोचना गुस्से में बदल जाए और कोई बस चिल्लाता रहे, तो उसके लिए भी एक शब्द है रैंट।
हाँ, जैसे मकान मालिक पर रेंट के लिए चलाना। बिल्कुल। रैंट एक लंबी, गुस्से भरी और अक्सर तर्कहीन शिकायत होती है। ये एक तरफा होती है। इसका एक और शक्तिशाली शब्द है हरैंग, अच्छा, और इसका विलोम है क्वाइट यानी शांति। इन सब भारी शब्दों के बाद चलिए कुछ अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं। हाँ, जरूर। एक हल्का फुल्का शब्द है एरोमेटिक यानी सुगंधित। हाँ इसका लिंक रोमांटिक से आसानी से जुड़ जाता है। हाँ, ये सीधा है। फ्रेग्रेंट यानी खुशबूदार, और इसका उल्टा स्टिंकिंग यानी बदबूदार। किसी चीज के लिए खास लगाव या रुचि को पहचान कहते हैं। जैसे पंचायत, कुछ लोगों को पंचायत की राजनीति में खास रुचि होती है। ये एक स्वाभाविक झुकाव या लाइकिंग को दिखाता है। जैसे ही हैज अ पेंशेंट फॉर स्पाइसी फूड। इसका विलोम डिसलाइक होगा। अब एक शाही शब्द कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक। इसका लिंक है कौरवों का नेशन। कौरव अपने नेशन में अपना राज्याभिषेक चाहते थे। इसका सरल मतलब है क्राउनिंग यानी ताजपोशी, और इसका विलोम जहां राज्याभिषेक टल जाए वो होगा एडजर्नमेंट यानी स्थगन। और अब एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द आइकोनोक्लास्ट। हाँ, ये बहुत मजेदार शब्द है। इसका मतलब है मूर्ति भंजक या परंपराओं को तोड़ने वाला। लिंक है आइकॉन को ब्लास्ट। यह शब्द अब सिर्फ मूर्ति तोड़ने तक सीमित नहीं है। आज के जमाने में एक आइकोनोक्लास्ट वो व्यक्ति है जो स्थापित मान्यताओं, परंपराओं और संस्थानों पर हमला करता है। जैसे स्टीव जॉब्स एक टेक आइकोनोक्लास्ट थे जिन्होंने कंप्यूटर इंडस्ट्री के नियम बदल दिए। कोई भी कलाकार या विचारक जो पुरानी सोच को चुनौती देता है वो एक आइकोनोक्लास्ट है। तो ये एक इमेज ब्रेकर है। हाँ, बिल्कुल। और इसका विलोम है कन्फॉर्मिस्ट, जो चुपचाप परंपराओं को मानता है। क्या बात है। और हमारा आज का आखिरी शब्द है पेनिट्रेबल। पेनिट्रेबल यानी जिसे भेदा जा सके। जैसे एक पेन से टेबल को भेदा जा सकता है। हाँ, यानी एक्सेसिबल, जिस तक पहुंचा जा सके या जिसके आर पार जाया जा सके। और इसका विलोम है इम्पर्मिएबल यानी अभेद्य, जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा जिसे पानी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। रेजिव, किसी का मजाक उड़ाना या उसकी निंदा करना। हाँ, तिरस्कार करना। और इसका लिंक बड़ा मजेदार है, देरे से शिव। देरे से शिव? हाँ, सोचिए कोई शिव जी की आरती में देर से पहुंचा तो सब लोग तो उसकी निंदा होने लगी। बिल्कुल, उस पर हंसने लगे। ये लिंक उस अपमान के भाल को अच्छे से पकड़ता है। सही बात है। डेराइसिव सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, इसमें एक तरह की हिकारत, एक तिरस्कार का भाव होता है। अच्छा, आप किसी की आलोचना कर सकते हैं बिना उसका मजाक उड़ाए, लेकिन जब आपका लहजा डेराइसिव होता है तो आपका मकसद सामने वाले को नीचा दिखाना होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे तंज कसना, सार्काज्म, वो एक तरह का डेराइसिव ह्यूमर है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, काफी हद तक। कई बार सार्काज्म का इस्तेमाल डेराइसिव तरीके से ही किया जाता है, जब मकसद सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि किसी पर चोट करना हो। अब इसी सार्वजनिक अपमान की बात को और आगे बढ़ाते हैं एक बहुत ही दमदार शब्द से, ओप्रोबियम। ओप्रोब्रियम। इसका मतलब भी आलोचना और अपमान है, और लिंक है आप रोज बियर और रम। अरे, ये लिंक तो सीधा सीधा सामाजिक छवि पर हमला कर रहा है। बिल्कुल। अगर कोई किसी को कहे थी आप रोज बियर और रम पीते हैं तो ये तो उसकी सार्वजनिक निंदा हो गई। और यही ओप्रोब्रियम का असली मतलब है। ये कोई निजी आलोचना नहीं है, ये घोर सार्वजनिक अपमान या कलंक है। अच्छा, जब किसी व्यक्ति या संस्था के काम की वजह से समाज में उसकी चौतरफा निंदा होती है, तब उसे पब्लिक ओप्रोब्रियम का सामना करना पड़ता है। और देखिए, जब इतना सार्वजनिक अपमान होता है, निंदा होती है, तो संघर्ष तो होगा ही। हाँ, और वो भी गहरा संघर्ष। और यहीं पर हमारा अगला शब्द आता है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब कलह, झगड़ा। और इसका लिंक, मुझे लगता है ये तो सबने सुना होगा, एक्स्ट्रा वाइफ। हाँ, ये तो क्लासिक है। ये लिंक अपने आप में पूरी कहानी कह देता है ना? और ये शब्द की गंभीरता को भी दर्शाता है। स्ट्राइफ कोई छोटी मोटी नोकझोंक नहीं है। नहीं, ये लंबे समय तक चलने वाले गहरे मतभेद या संघर्ष की स्थिति है, जैसे राजनीतिक दलों के बीच का स्ट्राइफ। तो जब आप पर डेरेसिव हमले हों, आपको ऑप्रोब्रियम झेलना पड़े और चारों तरफ स्ट्राइफ का माहौल हो, तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे? आप सिर्फ असहमति नहीं जताएंगे, आप तथ्यों के साथ खंडन करेंगे। और उसके लिए शब्द है रिबट। रिबट। इसका लिंक है रोबोट। जैसे कोई रोबोट आपकी हर बात का तर्क और सबूत के साथ खंडन कर दे। एकदम सही। रिबट का मतलब सिर्फ डिसएग्री करना नहीं है,
इसका मतलब है किसी आरोप या तर्क को सबूत पेश करके गलत साबित करना। अच्छा, मतलब सबूत के साथ? हाँ, जैसे एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के शोध को रिबट करता है या एक वकील अदालत में दलीलों को रिबट करता है। जब कोई आपके तर्कों का खंडन करता है तो सच और झूठ के बीच की रेखा कई बार धुंधली हो जाती है। बिल्कुल। ये हमें हमारे अगले समूह की शब्दों की ओर ले जाता है जो नकली या अस्थायी चीजों से जुड़े हैं। ओके। पहला शब्द बहुत खूबसूरत है, एवेनेसेंट। एवेनेसेंट मतलब कोई चीज जो पल भर में गायब हो जाए। लिंक है ईवा का सेंट। ईवा का सेंट, हाँ, ये शब्द खुद अपनी तरह खूबसूरत और क्षणभंगुर है ना? ये उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो सुंदर तो हैं पर टिकती नहीं, जैसे इंद्रधनुष, पानी की बुलबुलें या सुबह की धुंध। अरे वाह! ये सब एवेनेसेंट है। इसका सिनोनिम टेम्पररी है, लेकिन टेम्पररी में वो काव्यात्मक एहसास नहीं है जो इस शब्द में है। लेकिन कुछ चीजें सिर्फ अस्थायी नहीं होती, बल्कि उनकी प्रामाणिकता ही संदिग्ध होती है। अच्छा। यहीं पर आता है शब्द एपोक्रिफल। इसका मतलब है नकली या मनगढ़ंत। एपोक्रिफल। और इसका लिंक है आपकी राइफल। जैसे कोई कह रहा हो कि आपकी राइफल असली नहीं, नकली है। एपोक्रिफल आज के फेक न्यूज के दौर में बहुत जरूरी शब्द है। ये सिर्फ झूठी कहानी नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि वो कहानी है जो इतनी दिलचस्प या विश्वसनीय लगती है कि लोग उस पर विश्वास करना चाहते हैं, भले ही उसका कोई सबूत ना हो। यह हमारी मनोविज्ञान से खेलती है। हम तथ्यों से ज्यादा अच्छी कहानियों पर यकीन कर लेते हैं। कई शहरी किंवदंतियां, मतलब अर्बन लेजेंड्स, अपॉक्रिफल होती हैं। ये तो बहुत गहरा नुक्ता है। मतलब जो चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगे, हो सकता है वो अपॉक्रिफल हो। बिल्कुल। तो अगर अपॉक्रिफल कहानी एक तरह की नकल है, तो किसी असली चीज की हूबहू नकल को क्या कहेंगे? उसके लिए शब्द है फैक्सिमिली। फैक्सिमिली। लिंग है फैक्सिमिली। हाँ, फैक्सिमिली। हाँ, भले ही आज फैक्स मशीनें पुरानी हो गई हो, पर यह शब्द बहुत सटीक है। फैक्सिमिली सिर्फ एक फोटोकॉपी नहीं है। नहीं, ये किसी दस्तावेज, हस्ताक्षर या कलाकृति की एक एकदम सटीक हूबहू प्रतिकृति होती है। संग्रहालयों में अक्सर असली कलाकृतियों की जगह उनके फैक्सिमिली रखे जाते हैं। चलिए, अब चीजों से हटकर लोगों के स्वभाव पर आते हैं। ठीक है। कुछ शब्द किसी की आदतों को बड़ी अच्छी तरह बयां करते हैं, जैसे कि पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस, इसका मतलब है कंजूस, और लिंक इतना सीधा है कि भूलना मुश्किल है। पर्स में मनी। पर्स में मनी। हाँ, जिसके पर्स में मनी तो है, पर वो खर्च नहीं करना चाहता। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि पार्सिमोनियस और माइजर में एक महीन सा फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? माइजर या मक्खी चूस एक पूरी तरह से नकारात्मक शब्द है। पार्सिमोनियस का मतलब है अत्यधिक मितव्ययी होना, यानी जरूरत से ज्यादा किफायती। अच्छा, तो एक हद तक मितव्ययी होना अच्छा है, पर पार्सिमोनियस होना मतलब कंजूसी की हद पार कर देना, जब कोई छोटी छोटी चीजों पर भी पैसे खर्च करने से कतराए। समझ गया। अब कंजूसी से हटकर स्वास्थ्य पर आते हैं। शब्द है सेलुब्रियस। सेल्यूब्रियस, अर्थ है स्वास्थ्यप्रद। लिंक है सालू जूस। सालू जूस। ये शब्द बहुत सकारात्मक है और इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने पीने की चीजों के लिए नहीं होता। अच्छा? हाँ, किसी जगह की जलवायु या वातावरण जो सेहत के लिए अच्छा हो, उसे भी सेल्यूब्रियस कह सकते हैं। जैसे द सेल्यूब्रियस माउंटेन एयर, पहाड़ों की स्वास्थ्यवर्धक हवा। और एक सेहतमंद आदत के एकदम विपरीत जो आदत है, उसके लिए भी एक शब्द है, लेजी। लेजी, आलस करना। हाँ, इसका लिंक तो आज के जमाने का है, लेज चिप्स। अरे वाह! अब ये शब्द मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगली बार जब मेरा दोस्त सोफे पर पड़ा मिलेगा, तो मैं उसे लेजी नहीं, लेजिंग अराउंड कहूंगा। देखिए, यही तो इन लिंक्स की ताकत है। एक आधुनिक तस्वीर ने शब्द को आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा दिया। बिल्कुल। अब रोजमर्रा की आदतों से आगे बढ़कर कुछ बड़े अनुभवों और भावनाओं पर आते हैं। पहला शब्द ही बहुत भारी है, अपोकैलिप्टिक। मतलब है सर्वनाश या विनाशकारी। अपोकैलिप्टिक। लिंक थोड़ा अजीब है, आपको लिपस्टिक। हाँ, लिंक शायद ध्यान भटकाने वाला लगे, लेकिन शब्द बहुत शक्तिशाली है। अपोकैलिप्टिक का मतलब सिर्फ हॉरिबल या भयानक नहीं होता। तो फिर? ये शब्द अपोकलिप्स से आता है, जिसका मतलब है दुनिया का अंत या महाविनाश। तो जब हम किसी दृश्य को अपोकलिप्टिक कहते हैं, तो हम उसकी तुलना दुनिया के खत्म होने के मंजर से कर रहे होते हैं। समझ गया। मतलब इसका पैमाना बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। अगला शब्द है ट्रिब्यूलेशन। इसका अर्थ है समस्याएं, परेशानियां।
लेकिन इसका लिंक हमारे स्रोत में ट्राइबल एरिया दिया गया है। मुझे ये पूछना है कि क्या ये लिंक एक तरह के पूर्वाग्रहों को बढ़ावा नहीं देता? ये एक बहुत जरूरी और जिम्मेदाराना सवाल है और इसका जवाब हाँ है। ये एक स्टीरियोटाइप पर आधारित है। कई बार निमोनिक्स विवादास्पद छवियों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि तीव्र भावनाएं याददाश्त को मजबूत करती हैं। लेकिन आपने सही पहचाना, हमें ऐसे लिंक्स के पीछे की धारणाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो शब्द का असल अर्थ क्या है? ट्रिब्यूलेशन छोटी मोटी डिफिकल्टी से कहीं ज्यादा है। डिफिकल्टी हो सकती है ट्रैफिक में फंसना। ट्रिब्यूलेशन है किसी लंबी बीमारी से लड़ना या कोई बड़ी व्यक्तिगत हानि झेलना। ये जीवन की बड़ी और कठिन परीक्षाओं के लिए है। इस गहरी बातचीत के लिए शुक्रिया। इन बड़ी परीक्षाओं से गुजरने के बाद जब इंसान कुछ अद्भुत देखता है तो शायद उसे अचंभा होता है। हाँ। और उसके लिए शब्द है मार्वल। लिंक है मार्वल, जैसे मार्बल से बना ताजमहल एक मार्वल है। बिल्कुल, ये शब्द सिर्फ सरप्राइज नहीं है, यह आश्चर्य, प्रशंसा और विस्मय का मिला जुला भाव है। वाह! जब कोई चीज हमारी कल्पना से भी परे असाधारण रूप से सुंदर या जटिल होती है, तब हम उसे देखकर मार्वल करते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जो हमें जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। पहला है रिकैपिटुलेट। रिकैपिचुलेट मतलब मुख्य बिंदुओं को दोहराना। इसका लिंक तो हम सब रोज देखते हैं। रिकैप टीवी शो के शुरू में जो आता है, सही पकड़ा। और इसका सटीक मतलब सिर्फ दोहराना नहीं बल्कि संक्षिप्त में दोहराना है। अच्छा। किसी लंबी मीटिंग के आखिर में कोई कह सकता है, लेट मी क्विकली रिकैपिचुलेट द की डिसीजंस, यानी चलिए मैं मुख्य फैसलों को सार रूप में दोहरा देती हूँ। इसी तरह काम से ब्रेक लेने के लिए एक शब्द है सबैटिकल। सबैटिकल। इसका लिंक बहुत अच्छा है। सब बात कल, आज कोई काम नहीं, छुट्टी पर हूँ। ये लिंक शब्द के भाव को तो पकड़ता है, लेकिन सैबेटिकल एक आम हॉलिडे नहीं है। तो क्या है? ये शब्द बाइबल के सैबत से आता है, जिसका मतलब है आराम का दिन। अकादमिक जगत में प्रोफेसर हर 7 साल में 1 साल का विश्राम लेकर अपने ज्ञान को ताज़ा करते हैं। तो ये सिर्फ छुट्टी नहीं बल्कि खुद को रिचार्ज करने की एक प्रक्रिया है। ये जानकारी तो बहुत दिलचस्प थी। अगला शब्द है कंपेंडियम। कंपेंडियम मतलब संक्षेप। लिंक है कम पेन। संक्षेप में लिखने में कम पेन खर्च होता है। बहुत चतुर लिंक है। कंपेंडियम किसी विषय पर जानकारी का एक संक्षिप्त लेकिन व्यापक संग्रह होता है। जैसे कोई गाइड बुक। हाँ, जैसे अ कंपेंडियम ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एक ऐसी किताब जिसमें बड़े विषय की सारी जरूरी जानकारी सार रूप में दी गई हो। अब आखिरी के कुछ शब्द जल्दी से देखते हैं। एक है टाइटैनिक, जिसका लिंक सीधा है टाइटैनिक जहाज, मतलब बहुत विशाल। बिल्कुल। और दूसरा है स्लेक, मतलब प्यास बुझाना। इसका लिंक है लेक यानी झील। हाँ, टाइटैनिक का मतलब सिर्फ बिग नहीं बल्कि असाधारण रूप से विशाल है। और स्लेक सिर्फ पानी की प्यास बुझाने के लिए नहीं है। अच्छा। आप ज्ञान की प्यास, स्लेक योर थर्स्ट फॉर नॉलेज, या अपनी जिज्ञासा, स्लेक योर क्यूरियोसिटी को भी शांत कर सकते हैं। यह किसी तीव्र इच्छा को संतुष्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सुपरसिलियस, सुपरसिलियस जिसका मतलब होता है घमंडी। सच कहूं तो इस शब्द को देखकर मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि इसे कैसे याद रखा जाए, पर इसका लिंक बड़ा दिलचस्प निकला। बताइए क्या लिंक है इसका? लिंक है सुपर सिलाई। सोचिए, एक दर्जी है जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा फनकार समझता है क्योंकि वो सुपर सिलाई करता है। अच्छा। हाँ, और वो अपने ग्राहकों को ऐसे देखता है जैसे वो कुछ है ही नहीं। बस यही घमंड है सुपरसिलियस। ये बेहतरीन है। देखिए, यहाँ सिर्फ शब्द नहीं है, यहाँ एक पूरा किरदार है, एक कहानी है। एक सुपर सिलाई वाला घमंडी दर्जी। दिमाग इस कहानी को फौरन पकड़ लेता है। मनोविज्ञान में इसे एलैबोरेशन कहते हैं, जहाँ आप नई जानकारी को किसी कल्पना से जोड़ देते हैं। इसका एक और समानार्थी शब्द है एरोगेंट। एरोगेंट, राइट? हाँ। और विलोम होगा मॉडेस्ट यानी विनम्र। अच्छा, तो जो इंसान इतना सुपरसिलियस या घमंडी होगा वो अक्सर अपने काम में लापरवाह भी हो सकता है ना? हो सकता है, बिल्कुल। उसे लगेगा कि उससे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। और यही हमारा अगला शब्द आता है, रेमिस। रेमिस जिसका मतलब है लापरवाह। वाह, क्या बढ़िया तरीका है एक शब्द से दूसरे पर जाने का। ये बातचीत को एक बहाव देता है। तो रेमिस को याद रखने का क्या तरीका है? इसका लिंक एक आम सा नाम है, रमेश। बस ये कल्पना कर लीजिए कि रमेश नाम का कोई कर्मचारी है जिसे बॉस ने कोई जरूरी काम दिया था पर वो करना भूल गया। वो अपने काम में बहुत रेमिस है, यानी लापरवाह है। किसी नाम से जोड़ना जानकारी को व्यक्तिगत बना देता है और व्यक्तिगत बातें हमें ज्यादा याद रहती हैं।
ये एक बहुत सीधी लेकिन असरदार तकनीक है। रेमिस यानी केयरलेस और इसका विलोम होगा केयरफुल। लापरवाही तो एक बात हुई, पर कुछ लोग तो बस लड़ने का बहाना ढूंढते हैं, हर बात पर बहस करने को तैयार। ऐसे लोगों के लिए एक शब्द है पग्नेशियस, यानी झगड़ालू। और इसका लिंक तो इसकी आवाज में ही छिपा होना चाहिए। पग्नेशियस, पंगा। बिल्कुल सही पकड़ा। पग्नेशियस सुनने में पंगा जैसा लगता है, और जो इंसान हर किसी से पंगा लेता फिरता है वो पग्नेशियस ही तो हुआ। हाँ, इसे ध्वनि साम्य या अकूस्टिक एनकोडिंग कहते हैं। हमारा दिमाग मिलती जुलती आवाजों के बीच बहुत तेजी से कनेक्शन बनाता है। वैसे मुझे इसका एक और लिंक सूझ रहा है। अच्छा। पग, कुत्ते, वो छोटे से होते हैं पर बड़े झगड़ालू और गुस्सैल हो सकते हैं। ये भी अच्छा है। पग्नेशियस का एक और मुश्किल सिनोनिम है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट, और इसका विलोम होगा टेंडर यानी कोमल स्वभाव का। अब तक हमने जो 3 शब्द देखे, सुपरसिलियस, रेमिस, पग्नेशियस, ये सब निगरात्मक लक्षण हैं। चलिए अब किसी के हुनर की बात करते हैं। बिल्कुल। किसी भी हुनर की शुरुआत में हर कोई नौसिखिया ही होता है। हमारा अगला शब्द है रुकी। रुकी, जिसका मतलब है अनुभवहीन। इसका लिंक है रुकी। सोचिए कोई नया नया ड्राइवर है जो गाड़ी चलाना सीख रहा है और उसकी गाड़ी बार बार रुकी जा रही है। वो एक रुकी ड्राइवर है। किसी क्रिया से अर्थ को जोड़ना भी एक मजबूत हुक है, खासकर जब उसमें थोड़ी हरकत या एक्शन हो। रुकी यानी बिगिनर, और इसका विलोम जाहिर है प्रोफेशनल होगा। और रुकी से प्रोफेशनल बनने का सफर वो मेहनत से तय होता है। यहीं पर हमारा अगला शब्द आता है लिबोरियस, यानी मेहनती। इसका लिंक तो इतना सीधा है कि शायद बताने की भी जरूरत नहीं। लेबर से आता है। जी हाँ, सीधा लेबर शब्द से। लेबर यानी मजदूर, जो बहुत मेहनती होते हैं। कभी कभी सबसे आसान लिंक ही सबसे अच्छा होता है। सही बात है। हर चीज को जटिल बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ शब्द का मूल ही उसका अर्थ बता रहा है। लेबोरियस के लिए 2 और बहुत अच्छे शब्द हैं, डिलिजेंट और एसिड्यूअस, और विलोम होगा लेजी। जब कोई लेबोरियस इंसान मेहनत करता रहता है तो आखिरकार वो अपने काम में माहिर हो जाता है, यानी वो बन जाता है एड्रॉइट। एड्रॉइट जिसका मतलब है दक्ष या निपुण। इसका लिंक आज के जमाने का है एंड्रॉइड। मुझे ये लिंक खास तौर पे पसंद है क्योंकि ये दिखाता है कि निमोनिक्स समय के साथ कैसे बदल सकते हैं। आज के दौर में जो एंड्रॉइड फोन के सारे फीचर्स इस्तेमाल करना जानता है, उसे हम टेक्नोलॉजी में एड्रॉइड मान ही सकते हैं। ये शब्द को प्रासंगिक बनाता है। और एड्रॉइड का उल्टा क्या होगा? इसका एक बहुत ही मजेदार एंटोनिम है मैलेड्रॉइड। मैल एक उपसर्ग है जिसका मतलब बुरा होता है, तो मैलेड्रॉइड का मतलब हुआ अनाड़ी या फूहड़, और सिनोनिम तो साफ है, स्किलफुल। अब इस खंड का आखिरी शब्द थोड़ा मजाकिया है और शायद थोड़ा विवादास्पद भी। शब्द है ओबीस, मतलब बहुत मोटा। इसका लिंक है ओभय से। ये सुनने में थोड़ा अजीब है पर दिमाग में चिपक जाता है। हाँ, ये लिंक काम इसलिए करता है क्योंकि ये हास्य और अतिशयोक्ति मतलब ह्यूमर और एग्जैजरेशन का इस्तेमाल करता है। हमारा दिमाग उन चीजों को याद रखने के लिए बना है जो या तो बहुत जरूरी हैं या बहुत अलग हैं। मजाक और सदमा दोनों ही अलग की श्रेणी में आते हैं, इसलिए वो याद रह जाते हैं। ओबेस का एक और शब्द है कॉर्पुलेंट, और विलोम होगा थिन। बहुत खूब। तो पहले खंड में हमने एक ऐसे किरदार की तस्वीर बनाई जो घमंडी है, लापरवाह और झगड़ालू भी, पर साथ ही वो मेहनत करके अनुभवहीन से निपुण बनता है। अब दूसरे खंड में देखते हैं कि ये इंसान महसूस क्या करता है और काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं एक भावना से, एपथी यानी उदासीनता, किसी चीज में कोई रुचि न होना। ये एक बहुत गहरी भावना है, या कह सकते हैं भावना का अभाव है। इसका लिंक क्या है? इसका लिंक है आप पोथी। सोचिए कोई आपको एक बहुत भारी पुरानी सी किताब यानी पोथी थमाकर कहता है आप पोथी पढ़िए, और आपकी उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है, अब बस खाली नजरों से उसे देख रही हैं। यही भाव एपथी है। किसी भाव को याद रखने के लिए एक पूरी स्थिति की कल्पना करना बहुत कारगर होता है। एपथी यानी डलनेस, और इसका विलोम होगा इंटरेस्ट। और एपथी का ठीक उल्टा है किसी चीज के बारे में गहराई से सोचना। हमारा अगला शब्द है पॉन्डर, यानी चिंतन करना। इसका लिंक है पॉन्ड यानी तालाब। एक शांत तालाब के किनारे बैठकर लोग अक्सर गहरी सोच में डूब जाते हैं, जीवन के बारे में पॉन्डर करते हैं। ये जो लिंक है, ये मेथड ऑफ लोसाई या मेमोरी पैलेस तकनीक का एक छोटा रूप है। इसमें हम जानकारी को एक वास्तविक या काल्पनिक जगह से जोड़ते हैं।
हमारा दिमाग स्थानिक जानकारी को याद रखने में माहिर होता है, तो चिंतन को तालाब के किनारे से जोड़ना दिमाग के लिए बहुत स्वाभाविक है। पॉन्डर यानी कंसिडर और विलोम होगा निग्लेक्ट। चिंतन से आगे बढ़े तो आती है अभिलाषा, किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा। शब्द है हैंकर, और इसका लिंक जुड़ा है टेक्नोलॉजी की दुनिया के एक किरदार से, हैकर। एक हैकर, उसकी तो हमेशा और जानकारी पाने और गहरे बैठने की अभिलाषा या हैंकरिंग होती है। जी, ये एक अच्छा कनेक्शन है। जी। हैंकर का मतलब है डिजायर, इसका विलोम है अवर्स, यानी किसी चीज से परहेज करना। इच्छाओं के साथ अक्सर पछतावा भी जुड़ा होता है, खासकर जब वो पूरी ना हो। बिल्कुल। और हमारा अगला शब्द यही है, कंपंक्शन, यानी पछतावा। इसका लिंक बड़ा देसी और रिलेटेबल है, कम फंक्शन। किसी ने अपनी शादी में पैसे बचाने के लिए कम फंक्शन रखे। अब शादी के बाद फोटो देख रही है और पछता रही है कि अरे संगीत भी रख लेते। ये जो एहसास है, ये कंपंक्शन है। ये हम में से कई लोगों के साथ हुआ होगा। एक सामान्य सामाजिक अनुभव से शब्द को जोड़ना उसे तुरंत यादगार बना देता है। कंपंक्शन का एक बेहतरीन सिनोनिम है रिमोर्स, और एंटोनिम होगा सेटिस्फाइड। अब कुछ क्रियाओं पर आते हैं। पहला है मिटिगेट, यानी किसी बुरी चीज के असर को कम करना। इसका लिंक है मिट्टीगेट। अगर आपके खूबसूरत लोहे के गेट पर मिट्टी लग जाए तो उसकी चमक और सुंदरता कम हो जाती है। ये एक विजुअल लिंक है, लेकिन शायद थोड़ा अप्रत्यक्ष है। मैं इसे ऐसे सोच सकता हूँ कि गांव में आग बुझाने के लिए उस पर मिट्टी डालते हैं ताकि आग का प्रभाव मिटिगेट हो जाए, यानी कम हो जाए। अरे वाह, ये तो उससे भी बेहतर लिंक है। देखिए, यही तो मजा है इस पूरी प्रक्रिया का। तो मिटिगेट यानी डिमिनिश, और इसका विलोम है एग्रोवेट, यानी किसी चीज को और बिगाड़ देना। कम करने से जुड़ा एक और शब्द है कर्टेल, मतलब किसी चीज में कटौती करना या उसे छोटा करना। इसका लिंक तो शब्द को तोड़ने से ही मिल जाता है। कट टेल, पूंछ काटना। एकदम सही। किसी जानवर की पूंछ काट दो तो वो छोटा हो ही जाएगा। कर्टेल यानी शॉर्टन और विलोम लेंथन। और ये वाला लिंक मेरा पसंदीदा है, इसमें ग्रामर का मजाक है। शब्द है डिसअवावल, जिसका मतलब है किसी बात को मानने से साफ इनकार कर देना। लिंक है डी इज अ वाउल। अच्छा, तो अगर कोई आपसे कहे कि अंग्रेजी का अक्षर डी एक वाउल है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है, अंग्रेजी का अक्षर डी उसके पहले कंसोनेंट आता है। मैं सीधे सीधे मना कर दूंगी, ये तो व्याकरण का अपमान है। यही इनकार डिसअवाउल है। क्या बात है! ये एक बहुत ही चतुर बौद्धिक लिंक है। यहाँ एक तार्किक रूप से गलत जानकारी का इस्तेमाल मना करने के विचार को मजबूत करने के लिए किया गया है। डिसअवावल यानी रिजेक्ट, और विलोम होगा अप्रूवल यानी स्वीकृति। और इस खंड का आखिरी शब्द है सेंशो। सेंशो यानी कड़ी आलोचना करना। इसे याद रखने के लिए सेंसर बोर्ड से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, सेंसर बोर्ड का तो काम ही है फिल्मों की चीरफाड़ करना, उनकी आलोचना करना। हाँ, एक जानी मानी संस्था के काम से शब्द का अर्थ जोड़ना उसे एक वास्तविक दुनिया का संदर्भ देता है। सेंशो का सीधा मतलब है क्रिटिसाइज, और इसका विलोम है प्रेज। चलिए अब अपने आखिरी खंड पर आते हैं। हमने व्यक्तित्व देख लिया, भावनाएं और क्रियाएं देख ली। अब बात करते हैं स्थितियों और परिणामों की। पहला शब्द है अपैरेंट, जिसका अर्थ है स्पष्ट, जो साफ साफ दिखाई दे। इसका लिंक है आपके पेरेंट। आपके पेरेंट, ये कैसे जुड़ता है? अक्सर हमारे माता पिता यानी आपके पेरेंट हमारे भविष्य को लेकर बहुत स्पष्ट होते हैं। वो हमें साफ साफ बता देते हैं कि बेटा डॉक्टर बनो या इंजीनियर। उनकी सलाह हमेशा अपैरेंट होती है। पारिवारिक रिश्तों से एक अमूर्त विचार को जोड़ना उसे भावनात्मक आधार देता है। अपैरेंट यानी ऑब्वियस। अब यहाँ स्रोत सामग्री में एक गड़बड़ है। उन्होंने इसका एंटोनिम रॉन्ची दिया है, जिसका मतलब अश्लील होता है। ये तो हाँ, इसका तो कोई तुक नहीं बना। बिल्कुल। अपैरेंट का सही विलोम होगा ऑब्स्क्यूर या वेग, यानी अस्पष्ट। अगला शब्द एक आम समस्या से जुड़ा है, स्केर्सिटी यानी कमी। इसका लिंक है इस कार सिटी। कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर, दिस सिटी, जहां इतनी कारें हो गई हैं कि पार्किंग की जगह की भारी कमी हो गई है। ये आज के हर बड़े शहर की कहानी है। एक आम समस्या का उदाहरण देने से शब्द तुरंत प्रासंगिक हो जाता है। स्कार्सिटी का एक और अच्छा शब्द है डर्थ, और विलोम है प्लेंटी। अब एक खूबसूरत शब्द असंडर, असुंदर, जिसका मतलब है अलग अलग टुकड़ों में। इसका लिंक बहुत ही काव्यात्मक है। अगर किसी सुंदर चीज को तोड़कर अलग अलग कर दिया जाए तो वो असुंदर हो जाती है। बिल्कुल, ये बहुत ही चतुर लिंक है। असंडर यानी डिवाइडेड,
और विलोम है टुगेदर। और जब चीजें असंडर हो जाती हैं तो उसके बाद जो स्थिति होती है वो है हमारा अगला शब्द आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ यानी किसी अप्रिय घटना का परिणाम। इसका लिंक हमें स्कूल के दिनों में ले जाएगा। मैथ के बाद, मैथ के मुश्किल पेपर के बाद जो आता है वो है परिणाम या रिजल्ट, और अक्सर वो अप्रिय ही होता है। बिल्कुल। तो आफ्टरमैथ का सीधा मतलब है रिजल्ट, खासकर एक नकारात्मक नतीजा। इसका एंटोनिम होगा बेसिस या ओरिजिन। और हमारी आज की सूची का आखिरी शब्द है स्नैग। स्नैग इसका मतलब है बाधा या अड़चन। लिंक छोटा है पर बहुत असरदार है, नाग। अगर रास्ते में नाग आ जाए तो वो एक बहुत बड़ी बाधा है। ये लिंक इसलिए काम करता है क्योंकि ये हमारे दिमाग में डर की एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली भावना को जगाता है। शक्तिशाली भावनाएं शक्तिशाली यादें बनाती हैं। स्नैग यानी हिंड्रेंस और इसका विलोम होगा हेल्प। तो दोस्तों, अगर आज का ये वोकैबुलरी मैराथन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग एज को सब्सक्राइब जरूर करें।